नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। रेल बजट आ चुका है। रेल बजट ने आम जनता को राहत दी है, तो वहीं भविष्य में आने वाली सुविधाएं इस क्षेत्र की जो होंगी वो जनता तक पहुंचाने के लिए इस रेल बजट में एक रोड मैप भी है। और अब सबकी नजरें हैं आम बजट पर। हर साल आम बजट आता है और हर साल जनता की उम्मीदें भी पिछले वित्त वर्ष से ज्यादा होती हैं बजट को लेकर। लेकिन बजट तैयार करते समय क्या चुनौतियां होती हैं वित्त मंत्रालय के सामने भी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि उम्मीदें कितनी खरी उतरेंगी ये उसी पर निर्भर करता है। आज हमारे साथ एक चर्चा में जहां हमारे साथ जनता मौजूद है, आम जनता में हमारे साथ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जिनके कह सकते हैं पर्स पे, वॉलेट पे और रसोई पे सीधा असर होता है बजट का। वहीं छात्र भी हमारे साथ हैं जो अपने भविष्य को ध्यान में रखकर बजट की तरफ देख रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है जिसमें अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले उन तमाम क्षेत्रों से हैं ये अर्थशास्त्री, जो हमारे सामने उन पहलुओं को रखेंगे और उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं, उन चुनौतियों को भी हमारे सामने रखेंगे जो वित्त मंत्री के सामने रही हैं और सरकार के सामने वैश्विक मंदी को भी देखते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है और तमाम देश इसमें निवेश करना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे क्या रहेगा आम बजट में, क्या उम्मीदें और उम्मीदों पर कितना खरा उतरने की कोशिशें कर सकते हैं वित्त मंत्री भी। मैं अपने पैनल का तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मेरी दाईं तरफ अशोक कुमार भट्टाचार्य जी हैं, एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। एसके जिंदल साहब हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट के। मेरी बाईं तरफ नरेंद्र तनेजा जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्ला हैं, अर्थशास्त्री हैं। और राजेश्वर प्रसाद पनियल हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट। तो हमारी जनता का भी स्वागत, हमारे पैनल का भी स्वागत। और मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत करते हैं नरेंद्र तनेजा जी आपके साथ। जी, अर्थशास्त्रियों का ये भी मानना है कि जो 2008 की वैश्विक मंदी थी उसका दोहराव 2016 में दिखाई दे सकता है। इन चुनौतियों के सामने आप किस तरह से आम बजट में जनता के लिए भी राहत देख रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए? पहले तो मैं इस बात से असहमत हूं कि 2008 जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई और उसकी क्या वजह थी पूरा विश्व जानता है। आज जो भी थोड़ी बहुत हलचल हमको देखने को मिल रही है उसकी बहुत बड़ी वजह चीन है और कुछ और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और कुछ ना कुछ थोड़ी आशंका कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था शायद मंदी में ना चली जाए, उसको लेकर के है। तो मुझे लगता है कंपैरिजन जो है वो ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ जहां तक बात है भारत की, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि हमारा भविष्य क्या है और हमारा क्या चल रहा है। तो दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी आप उठा करके देखें, इमर्जिंग इकोनॉमीज, ब्रिक्स कंट्री की उठा करके देखें, ब्राजील को उठा के देखें, रशिया देखें, चाइना देखें, साउथ अफ्रीका, सबसे अच्छी और मजबूत अर्थव्यवस्था अगर आज किसी की है तो वो भारत की है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पूरा विश्व कह रहा है। तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं और उसको कुल मिलाकर के पूरी दुनिया को भारत को लेके जो उत्साह है, हमारे अंदर तो उत्साह है ही है, लेकिन पूरी दुनिया को उत्साह है। आज आप दिल्ली हवाई अड्डे पे देखिए तो कॉर्पोरेट जहाज इतने आ रहे हैं विदेशों से जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, भारत के अंदर जॉब्स लेके आना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार का जो यज्ञ है उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने अभी रेल बजट देखा, अगर आप रेल बजट को देखें तो रेल बजट ट्रांसफॉर्मेटिव था। रेल बजट में भारी रिफॉर्म्स, भारी परिवर्तन और जनता पे बोझ ना के बराबर। तो उसी का नतीजा हुआ कि अर्थशास्त्री भी, पत्रकार भी, अपोजिशन भी सब ढूंढते रहे कि इसकी भारी क्रिटिसिज्म करें, लेकिन कोई कर नहीं पाया। नरेंद्र जी, तो मनोवैज्ञानिक असर भी होता है कि जनता पे भार नहीं पड़ा, तो एक तरह से रोड मैप के तौर पे उसे देखा जा रहा है। मैं फिर यही ऋतु कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है और भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर के, खासतौर से हमारे युवाओं के अंदर भविष्य को लेकर के जो एक उमंग आई है 2014 से हम उसको खासतौर से देख रहे हैं, और उसके साथ में जो पूरे फंडामेंटल्स इकोनॉमिक जो हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दुनिया की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसमें भी कुल मिलाकर के चिंताएं हैं, लेकिन जैसे तेल का सस्ता होना और लगातार सस्ता होना, कुल भारत को लेकर के दुनिया में उत्साह होना, और तीसरा कुल मिलाकर के तमाम देशों की ये कोशिश कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक महाशक्ति की ओर बढ़े जिससे चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाए। तो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है। और मैनेजमेंट जो इकोनॉमी है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, काफी हद तक राज्य सरकारों के द्वारा, आपका मानना है कि माहौल अच्छा है जिसमें हम एक अच्छे आम बजट माहौल अनुकूल है। और मुझे लगता है कि जो सोमवार को जब बजट आएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको लड्डू खाने का मन करेगा। वल्लभ जी, आपसे जानना चाहूंगी, कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं एकदम शुरुआत से तय की हुई हैं और उस दिशा में कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं और आगे भी होने वाली हैं। क्या आपको लगता है 2 साल से मॉनसून की जो बदहाली रही है, बेरुखी रही है, उससे किसान त्रस्त है,
उसके लिए कृषि क्षेत्र में क्या उम्मीदें बंध रही हैं इस बजट से? देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम किसी और इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड से ही हमारा जीडीपी बढ़ता है, उससे ही हमारा रोजगार होता है। अब डोमेस्टिक डिमांड को अपन रूरल डोमेस्टिक डिमांड और अर्बन डोमेस्टिक डिमांड, अर्बन डोमेस्टिक डिमांड बेसिकली अपने जो 3 सेक्टर्स है इकोनॉमी के, जैसे सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उनको ज़्यादा फायदा होता है। रूरल डोमेस्टिक डिमांड जब भी बढ़ती है जब एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ता है या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि कृषि क्षेत्र जब तक नहीं बढ़ेगा तो जो रूरल डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ेगी। अब पिछले 3 सीजन से जैसे अच्छे पॉइंट्स अभी देखे हमने कि एक अच्छा हमारा फॉर्चून ये रहा कि तेल के दाम लगातार कम होते रहे, पर एक मिसफॉर्चून ये रहा कि लगातार 3 सीजन से हमारे मॉनसून पर जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ है और जो एक्सपर्ट्स की राय है, इस बार हमें अच्छे मॉनसून की बहुत उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका उल्लेख किया गया। तो अगर अच्छा मॉनसून इस बार होता है तो हमारा जो डिमांड, जो आज हम कहते हैं कि हमारी डिमांड सिर्फ एक पैर से चल रही है, वो दोनों पैर से चलेगी। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड होगी तो निश्चित रूप से उसका इंपैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अपना इनपुट लेता है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेता है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि हमारे जो भी आज स्कीम्स, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम्स चल रही है सरकार की, उनके डिजायर्ड रिजल्ट जब ही आ पाएंगे जब एग्रीकल्चर सेक्टर उनको आउटपुट देगा, भले ही वो मेक इन इंडिया हो, भले ही वो डिजिटल इंडिया हो, बिकॉज उनका आउटपुट तो लोअर लेवल पे विलेजेस में जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस बार अच्छे मॉनसून के बाद और जो रिसेंट पास्ट में प्रधानमंत्री ने जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, उससे पॉजिटिविटी आई है किसानों के अंदर, और इसका आउटपुट, जो अच्छे मॉनसून का आउटपुट हमें निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। वल्लभ जी, अशोक जी से जानते हैं। अशोक जी, कृषि क्षेत्र एक तरह से रीढ़ भी है भारत की अर्थव्यवस्था का, और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इसमें जान फूंकने की जरूरत है। मौजूदा सरकार ने बहुत कदम ऐसे उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति देने की तरफ होगा? देखिए, जो एग्रीकल्चर का जो चैलेंज जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। मेरा मानना ये है कि एग्रीकल्चर का जो चैलेंज जो है वो एक 60 to 66% जो देश की जो जनता आबादी है वो डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो सिर्फ 18-19% है। तो मुझे लगता है क्या हो रहा है कि और पिछले 2 साल से, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि 3 साल से हम देखें कि ये ड्राउट की कंडीशन में आउटपुट कम है, ग्रोथ एक जैसे 1.5% 2% के ग्रोथ हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो देश की जो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि इस बजट में ज़रूर इस जो एक इकोनॉमिक एमिलियरेशन ऑफ दिस क्लास, ये बहुत ज़रूरी एक इम्पैक्ट, एक फोकस होना चाहिए। और मुझे आशा है कि ये बजट काफ़ी एग्रीकल्चरल फोकस बजट रहेगा, होना चाहिए। गोपाल जी, क्या चुनौतियां आपको लगता है वित्त मंत्री के समक्ष हैं, अर्थव्यवस्था को भी देखते हुए? वैश्विक जो तमाम देश हैं उनके यहाँ जो अर्थव्यवस्था इस समय कुछ मंदी के दौर से गुजर रही है, उसको देखते हुए भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो जैसे सब आर्थिक सर्वे ने भी किया कि इन लाइट ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन ऑन इकोनॉमी, पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है, उसमें एक तरीके से हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि कमोडिटी की डिमांड और डंपिंग वगैरह के प्रॉब्लम, कॉम्पिटिशन्स के प्रॉब्लम्स, ये सारे आएंगे। लेकिन आर्थिक सर्वे ने यह बहुत स्पष्ट कहा कि उस चैलेंज को हमने बहुत अच्छी तरह से मीट किया है और उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह पोजीशंस में हैं, क्योंकि जो हमने फिस्कल कंसोलिडेशन पिछले 2 बजट के अंदर माना जाए किया, जिसमें चाहे हमने फिस्कल डेफिसिट्स को कंट्रोल कर लिया और विद इन द टारगेट जो हमारा 3.9 का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट का, उसमें हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर रेवेन्यू डेफिसिट जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसको भी हमने उस टारगेट को भी मैच कर लिया है।
और गवर्नमेंट ने जो पिछले आप 1.5-2 साल में आप देखें 20 महीने में, तो बहुत इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट साइकिल को प्रोलॉन्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड के कंस्ट्रक्शंस के बॉटलनेक्स को खत्म किया है। तो जो एक डिमांड पुश चाहिए थी हमारी इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, उनको चाहिए कि डिमांड वो क्षेत्र हमने अब खोल दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने अपनी स्पेंडिंग के थ्रू कंसोलिडेट करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दो अपने लक्ष्य को पूरा किया। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बढ़ता है, दूसरा डिमांड क्रिएट होती है। तो उनने कहा कि अब हम अच्छी पोजीशन में हैं कि आगे आने वाले साल में, अभी हम 7.75 का जो 7 to 7.5% का इस बार लक्ष्य पूरा करेंगे, जो कि हमें 29 तारीख को पता चलेगा। आने वाले समय में हम 8 से 10% के टारगेट को ले सकते हैं। और अब जैसे आपने शुरू में कहा कि जो रेलवे बजट था उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी रेल मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ हम मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, और आने वाले लक्ष्य में उन्होंने आने वाले समय में एक अगले साल 2 साल में बिल्कुल ये चुनौतियां हैं, रोजगार सृजन चुनौतियां हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर चुनौतियां हैं, बुजुर्गों को राहत देने की चुनौती, ये सारी चुनौतियां, इस पर भी हम लंबी चर्चा करेंगे गोपाल जी। लेकिन उससे पहले जिंदल साहब, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की बात है, निवेश करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ाने की बात जो गोपाल जी कह रहे हैं, और जिस तरह की योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इसके लिए निवेश की जरूरत है। माहौल इस समय तैयार लगता है भारत की अर्थव्यवस्था को देखकर, बजट में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और देश की जनता को भी। आपको क्या लगता है किस तरह की प्रावधान सामने आ सकते हैं, क्या नई चीजें हो सकती हैं? जो इस बजट से उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाने की ज़रूरत है वो सरकार के हाथ में, वो सरकार ने बढ़ाना है। जब वो बढ़ाना शुरू करेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि सरकार जो कह रही है वो कर भी रही है। तो रोड्स, रेलवेज़ का बजट ही बता रहा है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, और पावर, इरिगेशन, जब इन सेक्टर्स में लगेगा पैसा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो हमें बरसों बरस उसका सुविधा देगा, और उसमें हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, वो बहुत ज़रूरी है। फिर वो हमारे बाकी ट्रेड को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी, सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनकी एब्सेंस में ट्रेड और इंडस्ट्री उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को चैलेंज रहता है। अगर वो सस्ता हो गया, अभी जो मेन वजह है जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, जो कि सरकार की जिम्मेवारी है, जनता को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दे, वो क्रिएट होंगे जब आप ट्रेड और इंडस्ट्री को सस्ता कर देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, आप उसकी कीमतों को घटा देंगे, तो वो फिर फ्लरिश होगी। वो फ्लरिश होगी तो जॉब क्रिएट होंगे। अगर वो फ्लरिश नहीं होगी तो वो नीचे जाएगी, तो जॉब साथ में किल होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि व्यापार को बढ़ावा मिले, व्यापार ऊपर आए, उसमें जॉब तो खुद ब खुद क्रिएट होंगे, और जॉब क्रिएट होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल जिंदल साहब। अशोक जी, ये चुनौती बहुत बड़ी है देश में, मतलब लाखों की संख्या में बेरोजगार एक तरह से कह सकते हैं, या युवा रोजगार के लिए हर साल निकल रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराना ये बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को किस तरह से बजट में शामिल किया जाएगा? देखिए, दो तरह से। पहली बात तो ये है कि जैसे जिंदल साहब ने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे देश में इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे में भी ये जो एक द्वंद्व जो था कि एक फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल कंसोलिडेशन वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, वो मेरे ख्याल से वो द्वंद्व अभी भी चल रहा है। हम आशा ये कर सकते हैं कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन का जो एक लक्ष्य जो है उसको भी पूरा करे, और उसके साथ साथ जो सब्सिडीज़, जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं, जो लोग वांछित नहीं हैं, उनको भी सब्सिडीज़ मिल रही हैं। इस सर्वे में कहा गया कि 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडीज़ जाते हैं जिन लोगों को जो उन्हें ज़रूरी नहीं है, ज़रूरतमंद नहीं है, जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको भी सब्सिडीज जा रही है। मुझे लगता है कि अगर ये इस बजट में सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करना, टारगेटिंग कर सकें, तो वो बहुत बड़ा एक लक्ष्य होगा, और वो उस लक्ष्य से सरकार के पास जो पैसे होंगे, बचेंगे, उस पैसे से मेरे ख्याल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट का जो गोल्स है वो पूरा कर सकते हैं। और फिस्कल कंसोलिडेशन, जिससे कि खर्च का खाता और जो रेवेन्यू का खाता, उसमें ज़्यादा कोई अंतर न रहे। बिल्कुल अशोक जी। और सब्सिडीज लेने की जब बात की जाती है तो हर इंसान की धड़कनें थोड़ी सी दुख होने लगती हैं कि इसमें कुछ कटौती होगी। इस पर हम राजेश्वर जी आपसे जानेंगे, आप डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट हैं। आम जनता के लिए ये तो थी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बातें जो अर्थशास्त्रियों ने हमें बताई।
आम जनता से जुड़ी जो चीजें हैं वो किस तरह से इस बजट में देख रही है अपने लिए, जो वो टैक्स दे रही है उसमें कहाँ उसको लगता है कि उसको छूट मिलनी चाहिए? देखिए, आम जनता में सबसे ज़्यादा तो जो है सैलरीड एम्प्लॉइज, जो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, वो सबसे पहले देखता है कि उसके लिमिटेड आय इनकम होती है। इनकम कहीं ना कहीं से इरोड होती है हर साल के इन्फ्लेशन से, जो 7-8% का, तो वो नॉर्मली चाहता है कि एटलीस्ट उस लेवल तक कंपनसेट किया जाए। और नॉर्मली पिछले साल भी लास्ट बजट में भी कंपनसेट किया गया कुछ हद तक। इस बार भी हम उम्मीद रखते हैं, शायद आम जनता को भी पूरी उम्मीद होगी वो कंपनसेट करेंगे। दूसरा उनका आइडिया रहता है, जो नॉर्मल जनता को एक्सपेक्टेशन रहता है कि कहीं ना कहीं से हमारे पास कुछ एडिशनल सेविंग्स के रास्ते मिले, टैक्स का भार कुछ कम हो। उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। लास्ट ईयर भी सरकार ने कुछ करा है, नए उन्होंने जो टैक्स नेटवर्क में कुछ और लोगों को जोड़ना शुरू करा है। जितने लोगों ने पैन कार्ड लिए थे उनको नोटिस इशू करी हैं, तो उससे कुछ लोग टैक्स नेटवर्क में बढ़ रहे हैं। तो सरकार भी, मेरे को लगता है फैक्चुअली, और आगे भी शायद यही होगा कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएगी, नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है कि जिससे कि पर पर्सन जो टैक्स का जो भार है वो कम हो। और अगर जब भार कम करने की कोशिश करेगी तो अल्टीमेटली कॉमन आदमी को उसका इम्पैक्ट आएगा, उसका फायदा आएगा, आम जनता को ही मिलेगा। और दूसरी तरफ से सरकार साथ साथ करा लास्ट टाइम भी कि जो दूसरी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको भी कहीं ना कहीं राशनलाइज कर रही है, कुछ टेक्निकल चीज़ें हटा रही है। जैसे ईज टू डू द बिजनेस के लिए कुछ कर रही है कि पहले जो मैक्सिमम 30% का रेट है, 33% का जो टैक्स का रेट होता था उसको राशनलाइज करके 25-25% पे ला रही है। बिल्कुल राजेश्वर जी, इस आम बजट से जनता को किस तरह की उम्मीद है? क्योंकि जनता में भी विभिन्न वर्ग है और वो वर्ग हमारे साथ आज मौजूद है। छात्र हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर इन लोगों से जानेंगे कि इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं और उस पर राय जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और चर्चा में को आगे बढ़ाते हैं। सपना नैया पार होगा, बड़ा सा घर अपने, इसके मन में 1 BHK, उसके मन में 4, मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार, 40वीं मंजिल पर चमकेगा अपना। अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की 3री खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की 3री खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। Introducing SBI FlexiPay Home Loan. Home loan EMIs to match your income today and tomorrow. Why wait till tomorrow when you can buy a dream home today? मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ा गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत।
और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। Introducing SBI Asset Backed Loan, a loan against mortgage or property, with simple and quick processing facility, best interest rates, and easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हूं, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था, जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला, तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो आम बजट से लोगों की उम्मीदें किस तरह की हैं? क्या वो सोचते हैं कि यह आम बजट उनको, क्या उनकी पॉकेट को थोड़ा सा सस्ता, उस पे जो भार है महंगाई का, उसको कम करेगा? शिक्षा में किस तरह से आगे ये बजट उनको मदद करने वाला है, जानते हैं लोगों से। मैम, मेरा क्वेश्चन तनेजा सर से है कि अभी रेल बजट कुछ दिन सर पहले आया, उन्होंने सामान्य आदमी पे कोई प्रकार का कोई कर नहीं बढ़ाया, ना ही किराया बढ़ाया।
लेकिन सर उन्होंने एक बात तो जरूर मेंशन की ना कि वो जो माल भाड़े को बहुत तर्कसंगत बनाएंगे, और रेलवे की सबसे ज़्यादा आय जो होती है वो माल भाड़े से ही आती है। तो जाहिर सी बात है सर, कहीं ना कहीं उपयोग जो है हम लोग महंगाई में भी आ जाएगा, सीमेंट के भाव बढ़ेंगे या FCI के भाव बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मार उसकी जनता पे पड़ेगी। बजट निर्माण में होता है क्या, सबसे पहले अरुण जेटली जी करते क्या कि हलवा बनाने की प्रथा चलती है, जिसकी मिठास सिर्फ संसदीय सचिवालय तक ही होती है। अब क्या होता है, क्या उस हलवे की मिठास क्या आम जनता तक आ सकती है? नहीं, देखिए आपने कहा उन्होंने क्या तर्क संगत, अगर आप बजट को, रेल बजट को ध्यान देखें, उसमें कितना इनोवेशन है कि जैसे डेडिकेटेड कॉरिडोर्स की बात कही है वो फ्रेट के लिए है। अच्छा, उसके अलावा जो नए लोकोमोटिव के 2 कारखाने बन रहे हैं उनमें ज्यादातर हैवी इंजन बनेंगे जो फ्रेट के लिए कैरी करेंगे उसको, और कुल मिलाकर के सारी चीजों का डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन है। कुल मिला के अगर आप बजट को बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक नई सोच को जन्म देने का प्रयास है रेलवे को लेकर के, और वही जब वो आएगी यही उम्मीद आम बजट से भी की जा रही है। और तो उससे जो इकोनॉमिक्स है वो ऐसी आती है, वो पीपल फ्रेंडली बनती है। जब पीपल फ्रेंडली बनती है तो कंपटीशन का जोर बढ़ता है, जब वो बढ़ेगा अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, हम सबको उसका फायदा होता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही आपको जो है आम बजट जब आने वाला है सोमवार को, मुझे हमको देखने को मिलना चाहिए। हलवे की आपने बात करी, हमारे देश जो है, हमारा देखो 30 त्योहारों का देश है, उत्सव का देश है, तो कोई भी काम करो अगर वो उत्सव लेकर नहीं आए तो फिर भारत क्या है? बिल्कुल, तो वो हलवे की मिठास तनुजा जी का कहना है कि वो बजट में दिखाई देगी। हमारे साथ कुछ गृहिणियां भी हैं, महिलाएं, आइए जानते हैं उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। नहीं, मैं पर्टिकुलरली ये जो सब्सिडी दी जाती है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसमें जो मेन सब्सिडी दी जाती है कृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को में सब्सिडी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामीण भंडार योजना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, तो उसमें जो कृषि ये ग्रामीण भंडार योजना है वो पिछले 1-2 साल से वो सस्पेंड कर दी गई हैं। हालांकि उनका फ़ायदा ओवरऑल देश को ऐसे मिलता था कि वो जो अनाज जो बाहर वेस्ट होता था वो भंडार में जब सेव होता था उसका अल्टीमेटली पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये 2014 से ये स्कीम सस्पेंड कर दी गई हैं। तो क्या ये उम्मीद की जाती है कि ये जो बजट आएगा इसमें ये कंटिन्यू करेंगे? एक साथ सवाल ले लेते हैं, फिर आप लोगों से जवाब लेते हैं। आप पूछना चाहेंगे? मैं तो एक साधारण सी औरत हूं और मैं चाहती हूं कि मैं ऐसी औरतों को रिप्रेजेंट करूं जिनको सिर्फ दाल रोटी से ही मतलब है। उनके लिए इतना तो हो सके कि वो आराम से दाल रोटी कमा सकें। मैंने देखा है कि अपने आसपास के लोगों में वो 40-45 साल की उम्र में आते आते तक उनको काम पे निकलना पड़ता है क्योंकि वो अपने घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, ये जो महिलाओं की जो महंगाई वाला मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ हैं, वो अगर अपनी बात रखना चाहें। सर, मेरा सवाल है कि ये इस सरकार की दूसरी बजट है ये, और कहते हैं कि ये युवाओं का तीसरी बजट, अंतरिम बजट के बाद ये 2 बजट है, दूसरा है। युवाओं का देश है, इस देश में युवाओं की संख्या बहुत है, तो हर साल युवा निकलते हैं लाखों की संख्या में। सीधा सवाल करिए, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, बताइए। लाखों की संख्या में युवा निकलते हैं, उनके पास रोजगार का ऑप्शन क्या है? आप बताइए। सर, मेरा एक सवाल है, कृषि इकोनॉमी को लेकर भारत में कोई सोच क्यों नहीं बनी है? 90 के दशक के बाद शहरी गरीबी जिस तादाद से बढ़ रहा है देश में, तो स्मार्ट सिटी का स्तर कैसे बढ़ेगा और इसको कैसे कम करें? क्योंकि गरीबी कम नहीं होगी तो हम स्मार्ट बन नहीं सकते। और इसी को देखते हुए जो हमें कृषि पे सब्सिडी दी जाती है 14 रुपये पर डॉलर, वही अमेरिका या विकसित देशों में 84 रुपये पर डॉलर के हिसाब से दी जाती है। इस पर क्या बजट में रहेगा? तो मैं चाहूंगी कि हमारे विशेषज्ञ जवाब दें। उससे पहले सर, प्रथम ARC की रिकमेंडेशन थी कि हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो सर 1 अप्रैल से ना चालू होकर 1 नवंबर या अर्थात अक्टूबर से चालू किया जाए, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। लेकिन सर, औपनिवेशिक काल से वही प्रक्रिया चलती आ रही, इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। सर, ऐसा क्यों? अब हम शुरू करना चाहेंगे वल्लभ जी आपसे, अगर आप। हाँ, मैं कृषि क्षेत्र के सारे सवालों का एक समग्र उत्तर देता हूँ जी। हाँ, कृषि पे हम आपके पास भी सवाल करेंगे, पहले उनका जवाब सुनें। हाँ, जो उस प्रश्न उठे हैं कि अब कृषि क्षेत्र क्या है, कि जैसा हमारे और एक्सपर्ट ने भी बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार लोगों का उस पर निर्भरता ज़्यादा है पर कंट्रीब्यूशन कम है। तो अब वो जब भी इसका कंट्रीब्यूशन जब भी बढ़ सकता है जब कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव काम हो। तो इस सरकार का प्रयास है इनोवेशन का, फील्ड्स में इनोवेशन लाने का। और मुझे ये लगता है कि अब मेक इन इंडिया पे बहुत सरकार ने
फोकस किया, उसके रिजल्ट भी आए। अब इस बजट में ग्रो इन इंडिया पे फोकस होगा निश्चित रूप से, क्योंकि मेक इन इंडिया जब भी आगे बढ़ेगा जब ग्रो इन इंडिया होगा। और जो इन्फ्लेशन की, महंगाई की बात हमारे मित्रों ने करी, महंगाई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आज हमारी जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है उसी में हमारी महंगाई बढ़ रही है। तो कृषि के जो उत्पाद है उसी के वही महंगे होते जा रहे हैं। और ये बात अलग है कि जो फार्मर्स को उसका फायदा मिल नहीं रहा है, उसकी महंगी प्राइसेस का, कोई और उसका फायदा उठा रहा है। तो इस तरफ सरकार को देखना होगा। पर इसमें जो मेजर जो बॉटलनेक है वो है मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जैसे मतलब एक आंकड़ा मैं देता हूं कि हमारे यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर मुझे कृषि का प्रोडक्ट, अगर मैं झारखंड, जैसे मैं झारखंड से आता हूं, तो झारखंड से मुझे टमाटर अगर दिल्ली भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो ये इन बॉटलनेक्स पे जरूर इस बजट में काम होगा। और जो महंगाई है, जो फूड इन्फ्लेशन है, उसको भी रोकना है। तो निश्चित रूप से मेक इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया पे इस बजट पर जोर होना चाहिए। अशोक जी, भंडारण को लेकर भी जो चुनौतियां भारत के सामने है, उसमें भी इस बजट में कुछ राहत मिलती दिख रही है क्या? एकदम एक व्यवस्था। देखिए, ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर की जो हमारी जो समस्या जो है वो दो तरह की समस्या है। एक तो है, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारे जो 66% पॉपुलेशन, एक 19% की जीडीपी के जो शेयर है उसमें डिपेंडेंट है। दूसरा जो है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर जो है वो बहुत, जो रिफॉर्म का जो 1991 में हुआ था, वो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हुआ ही नहीं कोई। ना टेक्नोलॉजी आई, ना प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग मेजर्स आए, और तीसरी बात, कोई मार्केटिंग रिफॉर्म नहीं हुआ। आज की तारीख में भी अगर झारखंड का, जैसे इन्होंने कहा, झारखंड का फार्मर अगर उस अपने अनाज को कहीं देश के बाहर बेचे, उसके लिए अभी भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। उसी का एक उदाहरण मैं दूंगा आपका। देश की जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो अब माइनस में जा रही है, यानी डिफ्लेशन है, दाम घट रहे हैं। पर आप अगर रिटेल प्राइस देखेंगे वो भी 6% बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो आदमी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास ज़्यादा दाम नहीं मिल रहा है, पर जो आदमी बेच रहा है मार्केट में उसको ज़्यादा दाम मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग रिफॉर्म बहुत सख्त ज़रूरत है। और हमें ये आशा करनी चाहिए कि इस बजट में जो एग्रीकल्चरल फोकस बजट होना चाहिए, और जिससे कि ये जो बेसिक जो खामियां हैं इसको एड्रेस किया जाए। बिल्कुल अशोक जी, कृषि सुधार इसमें होगा और कृषि रिफॉर्म को लेकर ये इस बजट को देखा जा रहा है। हमारे साथ कृषि से जुड़े कुछ और सवाल हैं, यहाँ पर किसान भाई भी, उनसे बात करते हैं। देश की आबादी का 60% किसान वर्ग है, और उसकी आजीविका, उसकी आय भी सुनिश्चित हो, जिससे उसके बच्चे सलीके से पढ़ सकें और ठीक प्रकार से एक इंसान के नाते अपना जीवन यापन कर सकें। आज तक जो बजट रहे हैं, अब पिछले तीसरा बजट है ये, इसमें कृषि की तरफ फोकस नहीं हुआ। इसी कारण से गांव के जो लोग हैं जो कृषि से छोड़ करके वो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली स्थिति में किसान वर्ग रहा है, खेती रही है, और वो कृषि छोड़ करके यदि शहर में आएगा तो शहर में क्या बदहाली होगी आप अंदाज लगाएं। इसलिए प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी जाए। यही हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं कि इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ युवा हमारे साथ हैं। एक मैं बात कहूंगा कि देखिए, आपने पलायन की बात कही ना, मुझे लगता है कि जो पलायन जो है ये पलायन होनी चाहिए और पॉलिसी के द्वारा होनी चाहिए। और अगर बजट से हम आशा करेंगे कि और एक सब्सिडी दी जाए, वो ठीक नहीं होगी अप्रोच। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो ये 60% लोग जो हैं वो उनको स्किलिंग करके, रीस्किलिंग करके उनको ऐसी जगह में ले जाया जाए जहाँ पे उनकी एक अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाए। हालांकि एक ही छोटी जमीन में आप 10 आदमी, उसी में आप अपना अनाज उगाएंगे। आई थिंक तो एक छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर, देखिए कृषि, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, रूरल हाउस होल्ड, ये तीनों को हमने अलग अलग करके देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर को लेके बाकी चीजों को मिस करते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की भूमिका बड़ी है, क्योंकि कृषि जो है उसमें भूमिका राज्य सरकारों की है ज्यादा। तो रूरल इकोनॉमी, रूरल हाउस होल्ड एंड एग्रीकल्चर, और मुझे ऐसा लगता है, जो मुझको लग रहा है कि आने वाले बजट में आप देखेंगे कि रूरल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फोकस होगा। रूरल हाउस होल्ड की इनकम, यानी उनकी जैसे टेलीफोन की संख्या रूरल हाउस में बढ़ गई है,
पशुओं की संख्या जो दूध देते हैं वो पिछले 1.5 साल के अंदर बढ़ गई है, जो डेटा निकल करके आ रहे हैं। और साथ में जो कृषि पूरी कुल मिलाकर के, जैसा अशोक जी ने कहा कि जो उसका एक तरीके से जो 1991 में जो चीज परिवर्तन आने थे मार्केटिंग, वो नहीं आए, तो उसका आधुनिकरण, तो ये तीनों चीजों को हमको अलग अलग किस्म में देना पड़ेगा, तब हम सही नीति जो पहुंचे। गलती हम लोग शहर वाले क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, हमारा मतलब रूरल इकोनॉमी होता है और हम उसको समझ नहीं पाते और कंफ्यूज करके रह जाते हैं और फिर हार मान जाते हैं। रूरल इकोनॉमी, हाउस होल्ड इनकम एंड एग्रीकल्चर तीनों अलग चीजें और तीनों पे अलग अलग हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक साथ ही ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि उद्योग जगत से भी हैं, देखते हैं। मैं एक बात सोचता हूं कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स पे बड़ा जोर दिया जा रहा है और स्टार्टअप्स को लेके सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अब होता क्या है, जो स्टार्टअप है उसको करने के लिए बहुत सारी सब्सिडरीज भी दी जा रही हैं, मगर एक साथ में क्या है कि कोई आदमी किराए पे जगह लेके स्टार्टअप चालू करता है, उसको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि जो स्टार्टअप्स हैं या जो लोग किराए पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जगह लेके किराए पे शुरू करते हैं, उनके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं होना चाहिए। आपको मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या जीएसटी जो है इस बार आ पाएगा, क्योंकि आर्थिक सुधारों के लिए जो है हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है जीएसटी की है, जो कि 160 देशों में आ चुका है, लेकिन आज भी हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हम एक टैक्स की एक प्रणाली नहीं ला पा रहे। तो क्या इस साल ये संभव होगा? आम बजट के साथ ये भी एक चिंता लोगों की है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह की उम्मीद रख रही हैं। आम बजट में ऐसा है कि बुजुर्गों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ना उनके पास पेंशन है ना उनके पास से कुछ है, तो उनके लिए हेल्थ के लिए बीमार पड़ते हैं, ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ खाने का और हेल्थ का करना चाहिए। जो किसानों को सब्सिडी मिलती है वो आमतौर पे बड़े उद्योगों को मिल जाती हैं, और किसान को डायरेक्ट वो सब्सिडी जाएगी क्या, इस विषय पर सरकार का क्या ध्यान रहेगा, ऐसी भी कुछ जरूरत है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनकी जान। मेरा सवाल ये है सर कि जो पिछले 14 महीने से भारत का जो निर्यात है ये घट रहा है, कम होता जा रहा है, दूसरी तरफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी आ रहा है, तो इस चीज़ को इस बजट में कैसे किया जाएगा टैकल कि निर्यात हमारा बढ़े और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। देखिए, दो प्रमुख रूप से जो बातें आई, एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर और ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने को लेकर, दूसरी बात हुई युवा से जुड़ी हुई, ये सारी योजनाएं भी हैं और भविष्य भी उन्हीं का जुड़ा हुआ है। इन दोनों सवालों पर क्या आप लोगों को लगता है कि किस तरह से इस बजट में इन चीजों को शामिल किया जाएगा? देखिए, कई प्रश्न आए थे यहाँ पहले युवाओं के रोजगार को लेकर, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार ने बहुत स्पेसिफिकली फोकस किया है, क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा था, हर व्यक्ति को हम रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन उसको रोजगार के अवसर प्रदान करना ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो जैसा अभी इन्होंने भी कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप, आप वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो अमेरिका में लगभग 60% के करीब लोग स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, सरकारी नौकरी है उसके पीछे नहीं जाते, तो वह फोकस, अभी हमारे यहाँ केवल 4800 स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको बढ़ाने का बहुत बड़ा फोकस्ड अप्रोच है। और मुद्रा बैंक, इसीलिए उनको सबसे बड़ी बात है कि फंडिंग कहाँ से होती है, तो मुद्रा बैंक का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ मुद्रा बैंक को स्टार्ट हुए, 1 लाख करोड़ का लोन ऑलरेडी सरकार डिसबर्स कर चुकी है और 2.88 करोड़ यूनिट्स को वो लोन मिले, छोटे लोन। तो यह युवाओं को यह प्रेरणा देता है कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब प्रोजेक्ट के द्वारा आप स्वरोजगार में जाइए। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सब के लिए भी एक फोकस्ड अप्रोच है कि यूनिवर्सिटीज आपको वो देंगी टेक्नोलॉजी जिसको आप मार्केटेबल करके आप प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। तो यह तो सारे फोकस बहुत अच्छे हैं रोजगार के लिए। जिंदल साहब से एक चीज जानना चाहेंगे कि जो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कहा है कि जो स्टार्टअप्स के लिए, जो छोटे जो उद्योग जो लगाते हैं उनके लिए सर्विस टैक्स में छूट होनी चाहिए, वो जो किराए पे लेके अपने मकान रह रहे हैं या उद्योग लगा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या लगता है? ये सर्विस टैक्स तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है उस सेक्टर को लेकर के, उसको तो बहुत सारी सुविधाएं देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके जो फ़ायदे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। अगर कोई जॉब ना लेकर के खुद ही अपना जॉब क्रिएट कर ले या कुछ को और जोड़ ले, तो वो तो देश को मदद कर रहा है। अगर उसमें कुछ भी चला जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता देश को, क्योंकि एक अच्छे काम में वो पैसे जा रहे हैं।
इसी तरह से आपने कहा कि जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडी का है, आपने पूछा था, सरकार उस पर ध्यान दे रही। जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ, जो पैसे फार्मर्स को सब्सिडी के तौर पे जाने वो उनके डायरेक्ट अकाउंट से ऑलरेडी 25 करोड़ अकाउंट सरकार ने खोले हैं, बैंकों ने खोले हैं, इस उम्मीद के साथ कि 125 करोड़ लोग हैं, हर एक फैमिली में 5 जने अंदाज़ा होते हैं, तो 1/5 ऑफ अकाउंट अगर खुल जाते हैं तो वो हर घर को कवर कर पाते कि एक अकाउंट बैंकिंग से वो जुड़ जाते हैं, मेन फाइनेंस स्ट्रीम से जुड़ जाते हैं। वो अकाउंट खुल चुके हैं ऑलरेडी, उनमें पैसे भी आ गए हैं, उन्होंने खुद भी जमा किया और उनके पास कार्ड भी है। उनको कैश से नहीं ट्रांसफ़र करना या ट्रांजैक्ट करना, उस कार्ड से भी वो ट्रांजैक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ सरकार ने की है। अब उसके ज़रिए जब ये सब्सिडी उनके यहाँ तक जाएगी तो लीकेज जो कि 90% तक होती थी वो रुक जाएगी। तो बहुत ही एफिशिएंट तरीका, सरकार हर चीज़ में एफिशिएंसी ढूंढ रही है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए। जिंदल जी बिल्कुल हम बात करेंगे कैशलेस ट्रांजैक्शंस को लेकर, हेल्थ के लिए बहुत बड़ी बात, हेल्थ और इंश्योरेंस पे भी हम बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और ये भी जानेंगे कि अभी तक की जो मौजूदा सरकार ने जो योजनाएं आज तक जारी की हैं, वो कृषि क्षेत्र में हो, आम जनता के लिए हो, बीमा योजना हो, ये एक तरह से आधारशिला रखी है आने वाले वक्त के लिए, ताकि जिस तरह से हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि लीकेज ना हो और सीधा सब्सिडी जो हो, जो फायदा हो, वो सीधे सीधे आम जनता के खाते तक पहुंचे, उन तक पहुंचे उसका असर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। मंजिलो सपना, मंजिलो सपना, नैया पार होगा बड़ा सा घर अपने। इसके मन में 1 BHK, उसके मन में 4, मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार। 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना। अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी। कुछ रुपए पैसे? नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। Introducing SBI Asset Backed Loan, a loan against mortgage or property, with simple and quick processing facility, best interest rates, and easy repayment options. SMS SBI ABL to 567676. क्लास में मंजू को कैसा मजा जगाया। सच में। हे रानी, जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा? ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है, बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan, a collateral-free fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in. किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं,
आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। क्लास में मंजू को कैसा मजा जगाया। सच में। ए रानी जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा? ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। राजेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जनता की मांग या उम्मीद कह सकते हैं जो नजर आ रही है आम बजट में, उसको कितना सरकार उसमें शामिल कर सकने की स्थिति में दिखाई देती है? देखिए, सरकार की इंटेंशन बड़ी क्लियर है। लास्ट बजट में भी आया था, जैसे हमारी एक यंग गर्ल अभी पूछ रही थी रोजगार के लिए कि क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कैसे होगा। सरकार हमारी युवाओं के लिए क्या देख रही है, बड़ा क्लियर कट देख रही है। स्किल डेवलपमेंट आपके लिए है, मेक इन इंडिया आपके लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी इम्पैक्ट नहीं है, कि निर्यात कम हो गया है, आयात बढ़ गया, निर्यात में उनको निगेटिव लग रहा है। अल्टीमेटली देखिए, इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मेक इन इंडिया का जो इम्पैक्ट है, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा। जो मेक इन इंडिया होगा क्या, उससे भी आपको अल्टीमेट यहीं पे काम रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार करने के लिए सक्षम कौन है? युवा ही सक्षम है। तो जो रोजगार का जो भी अपॉर्चुनिटी गेन होगी वो युवाओं के लिए गेन होगी। उसी के लिए सरकार पहले भी काम कर रही है और उसकी इंटेंशन भी बड़े क्लियर कट दिखलाई दे रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना, सारी चीज़ें कर रही है। तो युवाओं को भी रोजगार मिलेगा और बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वल्लभ जी, ग्रामीण भारत को स्किल से जोड़ना, सस्ते घर उपलब्ध कराना और सरकार की प्राथमिकता है 2022 तक हर आदमी को घर देना। ये देखिए, अब भारत एक नॉलेज इकोनॉमी बनने जा रहा है और मेरा इस बजट में ये पूर्ण रूप से अपेक्षा रहेगी कि जो अरुण जेटली जी का एक वादा था कि 1.5% ऑफ GDP हायर एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, उस तरफ वो मूव करें। क्योंकि अमेरिका का जैसे उदाहरण दिया स्टार्टअप के लिए, तो अमेरिका का हमारे यहाँ तो सारे स्टार्टअप ई-कॉमर्स सेक्टर में होते हैं। तो दूसरे सेक्टर्स को कैसे किया जाए, तो वो जब ही संभव है जब इनोवेशन होगा। इनोवेशन, आज हमारे कितने स्टार्टअप है जो लैब से स्टार्टअप हुए हैं। हमारे स्टार्टअप लैब से नहीं हुए। आप जैसे कंप्यूटर का या एप्पल का या माइक्रोसॉफ्ट का स्टार्टअप है, वो लैब से चालू हुए, वो उच्च शिक्षण संस्थाओं से चालू हुए। हमारे स्टार्टअप अभी वहां तक नहीं पहुंचे। तो एक तो ये, दूसरी मैं बड़े संक्षिप्त में 2 पॉइंट और बोलूंगा। एक मेरा पॉइंट है कि हमेशा हम इन्फ्लेशन से, आज हमारे कई ऐसे अलाउंसेज हैं जो सैलरीड क्लास लोगों के, जो कि 100 रुपये 200 रुपये, जिनकी मतलब कोई महत्व नहीं रहा। और अब हर बार हम अपेक्षा करें इसको रिवाइज करें, तो सरकार को अब इनसे ऊपर उठ के इंडेक्सेशन कर देना चाहिए कि भैया जितना इन्फ्लेशन होगा उस हिसाब से ये अलाउंसेज आपके बढ़ जाएंगे। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूं, वो है कि इस बजट में फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि बैंक्स, जिसमें कि एनपीएस किसके कारण है, मैं इस पे कोई टिप, क्योंकि एनपीएस जो आज है, हो सकता है वो पुराने गलत निर्णयों के कारण हो, पिछली सरकार के गलत निर्णयों के कारण हो, पिछले बैंकों के गलत निर्णयों के कारण हो। तो किस तरह उस बैंक्स की सफाई होगी, क्योंकि जब तक वो सब पूरे साफ नहीं होंगे, जब तक वो सुदृढ़ नहीं होंगे, हमारी कोई भी स्कीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अंतिम 30 सेकेंड की बात आपको और बोल देता हूं कि पीपीपी मॉडल पे हम बहुत बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की 2011 में रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत विश्व का सबसे बेस्ट कंट्री है पीपीपी मॉडल के लिए। पर हमारे पीपीपी मॉडल्स में हमें प्राइवेट सेक्टर का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी ऐसे
मॉडल्स बनाती है कि प्राइवेट सेक्टर के हितों का उसमें ध्यान नहीं रखते, तो वो बीच में ही स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में ही बाहर हो जाते हैं। तनेजा जी, ये संतुलन रखना, कि जिस तरह का संतुलन हमको रेल बजट में दिखाई दिया, कि आम जनता में भी एक मैसेज किया कि आने वाले समय में उनको इस बजट का असर तमाम रेल की जो सुविधाएं हैं उसमें दिखाई देगा। किस तरह से इसमें वो संतुलन आपको? मुझे ऐसा लगता है, अगर आप रेल बजट को देखें, जिस हिसाब से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हुई, रिजर्वेशन की बात हुई, और कुल मिलाकर के ये सोच जो पूरी सरकार की मुझे नजर आती है, बुजुर्गों को भी अलग से बुजुर्गों के लिए अलग करा गया। यहाँ एक प्रश्न था, बुजुर्गों को प्राथमिकता दे दी गई। मुझे लगता है सरकार की जो सोच है, खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री की, फोकस दो जगह जाता है। एक जाता है युवाओं पे, दूसरा जाता है महिलाओं पे। और अगर, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है प्रधानमंत्री के लिए भी और देश के लिए? चुनौती ये है कि हमारी ये सोच कि सब कुछ सरकार करेगी, है ना, चाहे हर काम सरकार करके देगी, जबकि कोशिश ये है, प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं, पर्सनल सेक्टर की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छा स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। परिभाषाओं की मैं खाली बात नहीं कर रहा, अब इनकी परिभाषाएं भी हमको अपनी बनानी पड़ेगी। स्टार्टअप का अमेरिका में कुछ और मतलब होगा, यहाँ पे अगर किसी ने नई अच्छे किस्म के समोसे बनने की दुकान खोल ली, ग्रेजुएट ने, वो स्टार्टअप है। बिल्कुल। हमारे यहाँ किसी ने कारपेंट्री की ऐसी दुकान खोल ली कि तो हमें पुनः परिभाषित कर। और दूसरी, हमारे लिए दिल्ली से कलकत्ता तक आज आप जाइए, हर दूसरा युवा बेरोजगार है। अब इसको बदलने के लिए मतलब ये हमको ये चाहिए होगा कि जो इनिशिएटिव है, पहल है, वो नीचे से आए। इसके देखिए सोच के स्तर पर क्रांति हमको लानी पड़ेगी, वो ये लानी पड़ेगी। और सरकार की ये कोशिश है, स्किल का मूवमेंट चल रहा, आंदोलन है, अच्छा साथ में जो है स्टार्टअप का आंदोलन है, मेक इन इंडिया। सरकार की कोशिश ये है कि देश आपके साथ है, 2 कदम तुम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार कह रही है हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का झंडा प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं, देश लेके चल रहा है, नीतियां लेके चल रही हैं। और साथ में क्या कहा जा रहा है, तुम युवा हो, तुम महिला हो, आओ सब मिले, सब मिलके इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन खाली सरकार अकेले नहीं कर सकती, जनता की भागीदारी की जरूरत है। और इस पूरे बजट को वित्त मंत्री का बजट, सरकार का बजट के साथ साथ प्रधानमंत्री का बजट भी कहा जा रहा है कि उनका जो विजन रहा है, जो अभी तक योजनाएं हो, स्किल डेवलपमेंट हो, स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, इसकी भी एक तरह से एक पूरी परछाई दिखाई देगी उसमें कि कैसे से लेके आगे बढ़े, बाकायदा दिखाई देगी। जो मीडिया की खबरें भी आ रही हैं उसमें भी लगता है, और ऐसा एहसास भी उससे होता है कि प्रधानमंत्री खुद इतना इंटरेस्ट उसके अंदर ले रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं जो कमिटमेंट्स उन्होंने अपने लेवल पे किए हैं वो उस लेवल के हैं जो कि एक इम्पैक्ट ला सकते हैं। अगर नीचे के हाथ में छोड़ देंगे तो शायद वो इम्पैक्ट अचीव ना होगा, इसलिए उनका उसमें शामिल होना बहुत ही अच्छी बात है। जॉब्स एक मास्टर सोल्यूशन है, एक ज़रूरी सोल्यूशन है, अगर वो नहीं हम कर पाते हैं तो बाकी चीज़ें हम पकड़ ना पाएंगे। जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर एग्जांपल, उसके लिए जीएसटी, हर वो चीज़ जो हमें एफिशिएंट बनाती है। एक्सपोर्ट को हमें प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वैश्विक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें तो अपने आप कोशिश करना चाहिए ताकि जब भी वो ठीक हो तो इसका और ज़्यादा असर हमें मिले। तो उन सब चीज़ों में एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वो पॉलिसी मेकिंग से होगा, रिफॉर्म से होगा। गोपाल जी, आम जनता को किस तरह की उम्मीद रखनी भी चाहिए इस बजट से? देखिए, आम जनता को सबसे बड़ी आवश्यकता, जैसे यहाँ भी लोगों ने भी बोला, एक तो कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी डिमांड्स हैं, जो कि प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस बार हमारा बजट में फोकस कृषि क्षेत्र में रहेगा। उसकी चाहे वो इनपुट कॉस्ट कम करें, चाहे उसके जो लॉस असेसमेंट होते हैं उसमें इंश्योरेंस के थ्रू उनको कंपेंसेशन हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, ई मार्केटिंग हो, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बड़ी बात है रोजगार। युवाओं को हमारे देश में सबसे बड़ी उम्मीद है कि हमें रोजगार मिले। अगर एक युवा को रोजगार मिल जाता है तो उसको काफी अच्छा फायदा। तो ये सारी चीजें, अशोक जी, और टैक्सेशन में भी कमी की। स्वास्थ्य क्षेत्र एक तो, बुजुर्गों का भी क्षेत्र, और महंगाई। मैं पॉइंट बोलूंगा संक्षेप में। एक तो है कि स्लोगन स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बहुत बड़ी अच्छी बात है, पर ये स्लोगन के साथ बजट से हमें क्या अपेक्षा होनी चाहिए, और ज़रूरी चीज़ होगा कि एजुकेशन और हेल्थ में बहुत भारी इंक्रीज होनी चाहिए एलोकेशन की, क्योंकि हमारे देश में शायद हमारा विश्व में एक अकेला देश ऐसा है जो एक बड़ा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, पर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर हमारी जोर उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर अभी भी आप एजुकेशन की एक्सपेंडिचर देखें और हेल्थ का एक्सपेंडिचर देखें एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हमारा देश सबसे नीचे है इस वक्त सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन। तो मुझे लगता है कि इस बजट से एजुकेशन और हेल्थ में ज़्यादा एक्सपेंडिचर दे के, जिससे कि एजुकेशन कैपेबिलिटीज़ बढ़े, हेल्थ की
जो हमारी जो देश की जो स्वास्थ्य का जो एक कंसर्न होना चाहिए वो रहे। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कई लोगों ने यहाँ पे कहा कि टैक्स सर्विस टैक्स एग्जम्पशन दिया जाए, इसमें छूट दिया जाए। मुझे लगता है कि हमारे देश की एक जो रिफॉर्म की जो एक प्रोसेस है उसको हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम एक तरफ से कहते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स रेट 30 से 25% आ जाएगा, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सारे जो एग्जम्पशंस जो हैं वो चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, कि आप एग्जम्पशन भी लेंगे और टैक्स रेट भी कम करेंगे। मुझे लगता है कि एक मैच्योर रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, जहाँ पे कि ओवरऑल टैक्स रेट का कम होना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक सेक्टोरल एग्जम्पशंस मांगे यहाँ से या वहाँ से, मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ों के ऊपर ये बजट अगर ज़्यादा ध्यान दे, टैक्स रिफॉर्म, एजुकेशन और हेल्थ आउटले के ऊपर, तीनों चीज़ ठीक करे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ हमारी जॉब्स की एड्रेस रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक तो बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है, वो जरूर यहाँ पे आना चाहिए कि बैंकिंग एनपीएस की प्रॉब्लम जरूर इस बजट में टैकल होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट मैसिव इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट करेगी। हमारे सभी विशेषज्ञों का मानना है कि 29 तारीख यानी सोमवार को जब आम बजट पेश होगा तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एलोकेशन होता है बजट का, उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र पे फोकस होगा इस आम बजट का, ऐसा मानना है हमारे विशेषज्ञों का। देखने को मिलेगा 29 तारीख को, और युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है, आम जनता को इस बजट से उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, क्योंकि तमाम ऐसी योजना सरकार लगातार लेके आ रही है जिनको रफ्तार देने के लिए इस बजट पर न सिर्फ देश के ही लोगों का नजरें हैं, बल्कि विदेशों में भी निवेश करने के लिए लोगों की इस बजट पर नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे जितने पैनलिस्ट हैं उनका भी और आम जनता का भी शुक्रिया।